हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने डिसीजनल रोल्स पूरे पढ़ लिए थे, जो भी रोल्स था, मैनेजमेंट रोल, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। अब हम मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रोसेस तो बहुत ईजी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देन कोऑर्डिनेशंस। इसके बीच बहुत सारा होता है, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट हम बोल सकते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। जो भी हम स्टाफ रिक्रूट किए रहते हैं उसे हम मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एंड देन कम्युनिकेशंस होता है। तो ये एक फंक्शंस हैं। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम आगे इसको देखेंगे। कि सबसे पहला है प्लानिंग। चीज़ें प्लानिंग पे से स्टार्ट होती है एंड देन कंट्रोलिंग पे स्टॉप हो जाती है। तो पहला होता है प्लानिंग। तो बहुत सारे लोगों ने इसका डेफिनेशंस दिया है। एक्चुअली नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में वो सब नहीं आती। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लान। तो 2 टाइप्स ऑफ प्लान होता है, जो मैंने यहाँ नोट किया है। एक्चुअली उसमें थोड़ा लेंथी है तो मैंने उसको शॉर्ट करने की यहाँ कोशिश की है। कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। 2 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान और एक रिपीट यूज या स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं और एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। उसमें बार बार इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। एक बार हमने वो प्लान बना लिया, उसमें चेंजिंग हम नहीं करेंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करना है उसे हम फुलफ़िल कर लेंगे उस प्लान के थ्रू। तो सिंगल यूज प्लान के बस हमको ये याद रखना है कि जिसका सिंगल यूज हो, डैट मीन्स जिसका ओनली 1 टाइम्स यूज हो, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो जो भी प्रोग्राम होता है ये हमें हेल्प करता है किसी एक्शन को अचीव करने में। यानी कि शेड्यूल ऑफ एक्शंस हमने डिसाइड किया, उस चीज़ को अचीव करने में प्रोग्राम हमारी हेल्प करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी मतलब जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है कि स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस होता है। जितने भी हमें टास्क करना है उस सारी टास्क का जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस, स्टेप बाय स्टेप क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस होता है। तो वो होता है हमारा प्रोग्राम। और अगर हम बजट बोलें तो हम बजट भी एक बार बनाते हैं, एक किसी सिंगल गोल के लिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे गोल्स के लिए सेम ही बजट बने। जैसे हमारे देश की भी बजट बनती है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर साल एक ही तरह की बजट बनती है। नहीं, एक साल में हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके लिए हम एक बजट प्रिपेयर करते हैं ना। तो ये सिंगल यूज प्लान होता है, प्रोग्राम एंड बजट्स। उसके बाद होता है रिपीट यूज प्लान, या फिर उसको आप कहिए स्टैंडिंग प्लान्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। और इसको रिपीटेडली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ द सिचुएशंस, इसमें चेंजेस होते रहती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं, स्ट्रैटेजी में सिचुएशंस कैसा है, उस सिचुएशंस के हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने एक बार जो स्ट्रैटेजी बना दी बस वहीं रह जाएगी। पॉलिसी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है। रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं उसमें भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम चेंज करते हैं। तो ये सारे होते हैं रिपीट यूज प्लान। ठीक है, सिंगल यूज प्लान और रिपीट यूज प्लान पर लिए क्वेश्चन इससे आता है। सिंगल और रिपीट यूज प्लान मतलब पॉलिसीज़ क्या है, किस तरह पॉलिसी जो है वो सिंगल यूज प्लान है या फिर रिपीट यूज प्लान है। तो एग्जामिन मतलब आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि 2 ही है, अब 2 याद रख लो, प्रोग्राम एंड बजट जो है वो सिंगल यूज प्लान है, और उसके अलावा जो भी दे वो क्या है, रिपीट यूज प्लान या फिर स्टैंडिंग यूज प्लान। फिर हम लोग आते हैं कि रूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि रूल्स जो होता है वो रिपीट यूज प्लान है। तो रूल्स होते कितने टाइप्स के हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक फोकलोर, गाइडलाइंस एंड मैंडेट्स। तो अब जैसे रूल्स भी है ना कि रूल्स तो हम भाई चेंज करते हैं, ये हमने जान लिया, लेकिन उसमें भी 3 तरह के रूल्स हैं। जैसे मैंडेटरी है, जो रूल्स वो बनाया गया है वो मैंडेटरी है, उसको एनी हाउ आपको उसे फॉलो करना है, जो यहाँ दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए टिक लगाया था क्योंकि इस पे क्वेश्चंस दिए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, इस वजह से। तो मैंडेट्स मतलब कि पब्लिश किया जाता है रूल एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। गाइडलाइंस है
जो जनरली पब्लिश्ड होता है, एंड सजेस्ट प्रैक्टिस विच गिव सम प्लेस ऑफ डिस्कशंस विद रिगार्ड टू देयर यूज एंड इंटरप्रिटेशंस। तो ये उतनी मैंडेटरी नहीं कि स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना ही करना है, गाइडलाइंस दिया गया है, उस गाइडलाइंस के अनुसार आपको चलना है। एक होता है फॉकलोर, मतलब ये रूल्स होते हैं जिसको ना ही पब्लिश्ड किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है बाय बिहेवियर एंड अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली। मतलब करने का मतलब ये हुआ इम्प्लिसिटी, राइट, कि जो फॉकलोर होते हैं वो कहीं पब्लिश नहीं होते। जैसे मान लीजिए जो मैंडेटरी हैं या जो गाइडलाइंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉलो होते हैं, उसको पब्लिश्ड किया जाता है उसके पैम्पलेट्स पे, जो भी कहो कि ये हमारे गाइडलाइंस हैं, इस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। मैंडेटरी का मतलब कि आपको मैंडेट्स, जैसे वर्ड से ही पता चलता है कि मैंडेटरी आपको फॉलो करना ही करना है। बट फॉकलोर जो होता है ये कहीं पब्लिश नहीं होता है, इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर है, हमें ऐसा करना है, मतलब करना है। या फिर या हम ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है, तो उसको हम लोग फॉकलोर बोलते हैं। वहीं आप प्रोसीजर्स हैं, ये भी आपको स्टैंडिंग है, ऐसे रिपीट है, मेथड्स हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के दो कंसेप्ट हैं, एक स्टैटिक कंसेप्ट, एक डायनामिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर, फॉर्म और सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप और एन एंटिटी। द ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू पर्सन जो बाउंड होते हैं इन ए ऑर्डरली फॉर्म में। लेकिन जब हम डायनामिक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन गोइंग एक्टिविटी। हियर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजिंग फैसिस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल, रिसोर्स, सिस्टम एंड वर्क। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिया, ये आप लोग भी पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग जिससे हम लोग रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं। अब यहाँ दिया है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था कि पहला आपका है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है गाइस कि हम लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में कितने ह्यूमन बींग्स काम करेंगे उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, पहला है वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। ये दो कंसेप्ट आप एकदम क्लियर रखना, मैं यहाँ लिखती हूँ। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड में हम लोग देखते हैं कि एक पर यूनिट हम बोल सकते हैं कि एक काम को करने में कितने एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं, डेट इज़ योर वर्कलोड एनालिसिस। तो कितने क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग मौजूद हैं काम करने के लिए। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब कि हमारी जो वर्कफोर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, जो हम डिटरमाइन करते हैं उसको वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है। तो वर्कलोड का मतलब एक काम करने में कितनी क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ काम कर रही है, डेट इज वर्कलोड एनालिसिस। और वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब जितनी वर्कफोर्स हमारे यहाँ काम कर रही है उनकी स्किल्स क्या है, हाउ मेनी एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को ही मतलब ये हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट होने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब रिक्रूटमेंट देखिए, रिक्रूटमेंट को हम लोग ना पॉजिटिव वे में लेते हैं लेकिन सिलेक्शन को हम लोग निगेटिव। पॉजिटिव अप्रोच है रिक्रूटमेंट, क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो होता है, जैसे हम लोग होते हैं रिक्रूटमेंट, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ये है पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, सिलेक्शन जो है इसको निगेटिव अप्रोच बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, तो रिक्रूटमेंट में हम पूल ऑफ कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का चांस देते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स इसमें आते हैं। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, उन पूल ऑफ कैंडिडेट्स में जितने लोग की क्वालिफिकेशंस होती है, जितने लोग उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, केवल हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। तो ये होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो सकती है तो हम प्लेसमेंट करते हैं, उनका इंडक्शंस कराते हैं, ठीक है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, फिर उनका अप्रेजल होता है, देन प्रमोशंस होते हैं, एंड देन कंपनसेशन एंड
रेमुनरेशंस। फिर डायरेक्टिंग है, यानी कि हम जो भी रिक्रूट किए जाते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशंस बनाते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, अगर कोई चीज़ ऑन द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ना हुआ हो तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद कल हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं कंट्रोलिंग के, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। और गाइज प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना कि कैसी है मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी, एंड मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपने वीडियो में। प्लीज़ गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।